नमस्कार दोस्तों। देखिए, हिंदी वर्णमाला टॉपिक वाइज क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक आता है ना, वो आता है हिंदी वर्णमाला का। देखिए दोस्तों, आपको एक बात मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। आपको अगर मन कर रहा है थ्योरी कर पढ़ने का और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस आंसर करने का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, तो देखो, ये क्लास है ना, ऑल इन वन है। इसमें हर प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ये जो टोटल इस वर्णमाला टॉपिक के अंदर 62 क्वेश्चन है इनके अंदर। तो लाइक का बटन तो यार दबना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी के अंदर वर्णमाला टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहाँ पे शुद्ध है? श तालव्य है, श दंत है, श मूर्धन्य है और च कंठ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ना, शुद्ध पूछ रहा है। ये जो श होता है ना, ये होता है दोस्तों मूर्धन्य। कौन सा होता है? मूर्धन्य श होता है ये वाला। ये वाला श है ना, ये बिल्कुल सही है, ये दंत श है। ये वाला जो श होता है ना, ये होता है तालव्य, तालव्य श। और च जो है ना, इचु यशानाम तालु होता है इसका उच्चारण स्थान। क्या होता है भैया? तालु होता है। जय वर्ग का पूरा जो पांचों वर्ण होते हैं ना, वो तालु ही होता है उनका उच्चारण स्थान। उसके अलावा ये हो गया, ये हो गया, श हो गया, ये तो पांचवा आ ही गया है। जैसे च छ जय झ ये है ना, और ये और श। इचु यशानाम तालु, ये और श भी तो आता है ना, तो इसे तालु हो जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सब कुछ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बी ऑप्शन। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पहले आप एक बार ये देख लीजिए, तालव्य जो वर्ण होते हैं ना, च छ जय झ ये और श, ठीक है, 5 वर्ण तो ये हो गए च वर्ग के। दंत हम देखें तो तैत है, दैन है, जो तैवर्ग होता है ना, लृतुलषणाम दंता। तो ल और श आता है, जैसे देखिए लृतु ल सा नाम है, लृतुलषा नाम होता है ना। तो लृ हो गया, ल और श तो आ ही जाएंगे इसके अंदर, ये ल और श तो आएंगे। तो तू का मतलब होता है यहाँ पे तय वर्ग। यहाँ पे देखो, इचु यशानाम तालु, चू का मतलब होता है च वर्ग। मूर्धन्य ये होते हैं ट वर्ग के पांचों वर्ण, र और श मूर्धन्य। कंठ है क वर्ग के पांचों वर्ण, ए और आ। अगला प्रश्न देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? बता दीजिए क्वेश्चन संख्या नंबर 2 में वर्ण किसे कहा जाता है? शब्दों को वर्ण कहते हैं, ध्वनि को, शब्द समूह को, या अखंडित ध्वनि को। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा? अखंडित जो ध्वनि होती है ना, उसी को वर्ण कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ध्वनियाँ जिनका हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, उनको कहा जाता है वर्ण। तो इसमें ना अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिसने भी उत्तर सही बताया है, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अक्षर कहते हैं, या तो फिर ध्वनि, या तो फिर वर्ण, या तो फिर स्वर कहते हैं। बताइए क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्वर कहते हैं उनको। भाषा में जो खुद से ही उच्चरित ध्वनियाँ हो जाती है ना, जिनको बोलने में किसी और की सहायता नहीं ली जाती, किसी और ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, उनको स्वर कहते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर का। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है? प्यास शब्द के टुकड़े पूछ रहा है आपसे। रीट के एग्जाम में आया था लेवल 1 में 2011 में। एक्चुअल में हम आरटेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है? तो देखिए, प्यास के अंदर प ऑलरेडी आधा है, फिर ये आ रहा है, ये के अंदर आ की मात्रा है, स है, और स के अंदर ए है। इस तरह से टुकड़ा आपको कहाँ मिल रहा है देख लीजिए। प आधा, ये आ, स और ए। ओके, इसमें ना अपना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? जैसे राम है, राम के टुकड़े करें तो प्यास का भी कर सकता है, जो राम का कर सकता है वो। जैसे राम के अंदर र है, र के अंदर आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है ना। फिर मैं है, मैं के अंदर ए है। ऐसे ही तो सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण होता है, बताइए वर्ण क्या होता है? दो ध्वनियों का योग होता है। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये होता है, या तो फिर दो शब्दों का योग होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों वर्ण जो है ना, ये होता है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है? उसी को वर्ण कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। प्रश्न संख्या नंबर 6 हमारे से पूछ रहा है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? बताइए, री स्वर किस शब्द में नहीं है?
तो गाइज यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? देखो, री, कृपा, कै और री है इसके अंदर, पै है और फिर आ की मात्रा है, ठीक है। कृष्ण जो है ना, कै है, री है, शय मूर्धन्य हो जाएगा, अणय है और ए है, ऐसे कृष्ण, देखो इसमें भी री आ गया। दृष्टि जो है ना, द है, री है और शय आ जाएगा मूर्धन्य, टे और ई, ऐसे दृष्टि है। रिवाज, र है, ई है, वह है, आ है, जय है और ए है। इसके अंदर नहीं आया ना री, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? बता दीजिए, घोष वर्ण कौन सा नहीं है? देखो, घोष एक तो होता है घोष, ठीक है, घोष को ही आप सघोष भी बोल सकते हैं, है ना। और एक होता है अघोष, घोष और अघोष। देखो, अघोष जो वर्ण होते हैं ना, सभी वर्गों का पहला और दूसरा अघोष होते हैं। बच गए कौन कौन से? तीसरे, चौथे और पांचवे, ये होते हैं घोष। समझ गए? अशुभ काम कब होता है? 12, 12 अशुभ होता है ना, तो अघोष हो गया, राइट, ऐसे याद कर लीजिए इसको। तो देखो, पहला और दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है घोष वर्ण नहीं है। देखो, ए मैं आपको बता दूंगा, अभी रुकिए, इसका पूरा डेटा देख लेंगे। वैसे सभी स्वर जो होते हैं ना, वो घोष होते हैं। सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? घोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हो गया? अब ए तो घोष हो गया ना, स्वर घोष होते हैं, तो ए स्वर है तो ये तो घोष हो गया। च और छ, दूसरा वर्ण वर्ग का, च वर्ग का दूसरा क्या है? छ है। तो पहला और दूसरा दोस्तों अघोष होता है ना, तो ये घोष नहीं है, ये तो अघोष है, ये अघोष है भैया। ए स्वर है ना, इसका मतलब क्या हुआ? घोष हुआ। और डे, टे ठे डे ढे, चौथा है टे वर्ग का, तीसरा मतलब, तो ये हो जाएगा अपना क्या? घोष ही है ये भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, आप कहेंगे सर घोष और अघोष कहते किसे हैं? देखिए, घोष कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, नाद का प्रयोग होता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं ना, और सभी स्वर इसके अलावा य, रे, ले, वे और है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? घोष होते हैं। और अगर आपको घोष की संख्या पूछ ले तो कितनी बताओगे? अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा उसके अंदर, क्वेश्चन आएगा उसमें आप बता दोगे, फिर तो यहाँ नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो इनको याद रखना, ये रे लेवे है हो गया, इसके अलावा सभी स्वर हो गए 11, इसके अलावा तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 थी 15। तो अब आप काउंट कर सकते हो, ये हो गए हैं भाई, 5 तो ये हो गए, 11 और 5 16 और 15 31, टोटल 31 हो गए। चलो ये तो निकल ही गया वैसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे समझो आप बात को, ये एक डायग्राम आपके सामने, घोष किसे कहते हैं ये समझ लीजिए, जो मैंने बताया ना वही है पूरा का पूरा मेथड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अघोष किसे कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा जो होता है ना, वो होता है श तीनों, ये अघोष में आएंगे। उसमें जो होते हैं ना, श है नहीं आएगा, बट है तो घोष के अंदर आएगा। ये वो देख लो आप, पूरे के पूरे, ठीक है। 10 और 3 13 इनकी संख्या होती है और 31 इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से दंत्य ध्वनि के बारे में बता दीजिए आप। दंत्य ध्वनि कौन सी है इनमें से? तो गाइस देखिए, दंत्य, ख, अकु है, विसर्जनम कंठ है, तो ये तो कंठ है, कंठ ध्वनि है। इचु यशनाम तालु, ये तालव्य है। उपपद्मानाम ओष्ठौ, ये ओष्ठ ध्वनि है ना। यम गणना नाम नासिका च, और ये दंत भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन, लृतु लशानाम दंत है, लृतु लशानाम। भाई तैवर के पांचों वर्ण दंत होता है ना, तैथ है दे दे न, तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे बात को, तैथ है दे दे न और श, ये दंत ही होते हैं। ख क्या हो गया? कंठ हो गया, च तालव्य हो गया और ये ओष्ठ वर्ण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? बताओ। ओष्ठ है, उपपद मान्यानम ओष्ठो। संस्कृत के अंदर अगर आप इस श्लोक याद कर लेते हैं, ये जो सूत्र है इनके, तो बहुत आसान हो जाता है इनको याद करना। तो देखो, ओष्ठ यहाँ पर है ना दोस्तों, देखो, उ पू, मैंने बोला था ना, उ पू, पद्य, मानिए,
उपपद्य माने तो ऊ और ऊ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों ओष्ठ के ही होंगे। पू का मतलब हो गया पै वर्ग, पै वर्ग भी ओष्ठ में आएगा। तो ऊ आ गया, ऊ आ गया। अब देखो बै किस में आता है? पै फै बै बै, पै फै बै आ गया ना, पै वर्ग में ही तो है। ये भी ओष्ठ है, लेकिन आ जो है ना दोस्तों, ये ओष्ठ नहीं है। आ ओष्ठ नहीं है। आ तो दोस्तों क्या है? कंठ ध्वनि है। ध्यान रखिएगा, ए और आ जो होते हैं ना, कंठ होते हैं। स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है। बाकी अगर ई और ई की बात करें ना, तो ई और ई क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। ई और ई तालव्य। अगर आपको पूछ ले ए और आई क्या होते हैं, दोस्तों ये होते हैं कंठ तालु। इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, कंठ तालव्य होते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न, पहले इनको देख लो एक बार। कंठ ध्वनि ए और आ, तालव्य ध्वनि ई, स्वरों की बात कर रहे हैं। कंठ तालव्य ए ऐ, कंठोष्ठ ध्वनि ओ और औ। ये इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी देखो इधर व्यंजन है, ये सारे के सारे, ये फिर अंतस्थ और फिर ऊष्म और फिर वर्ण का प्रकार। भाई इस वर्ण के प्रकार में कौन कौन से आएंगे? कंठ्य वर्ण के अंदर है आता है और कै वर्ग आता है पूरा, ठीक है। विसर्ग भी इसमें आती है वैसे। और चै वर्ग जो होता है ना, इसके पांचों वर्ण हो गए। अंतस्थ वर्णों के अंदर ये आता है और ऊष्म के अंदर से आता है तालव्य। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा का है। मूर्धन्य ये होते हैं, दंते ये होते हैं, ओष्ठ है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दंतोष्ठ के अंदर केवल ऊष्म नहीं आएगा, अंतस्थ आता है वह, ठीक। आगे देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? बताइए। अशुद्ध कथन पूछ रहा है दोस्तों अपने से, तो बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। तो गाइज अशुद्ध कथन जो है ना, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो जाता है ना, तो ये यहाँ पे अशुद्ध कथन है, मतलब इसको समझते हैं। विसर्ग कंठ्य वर्ण है, अभी मैंने बताया तुम्हें। विसर्ग क्या है? कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। विसर्ग का आ रहा है ना, हिंदी में गह का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। परंपरा से भिन्न हो गया है। देखो वैसे जय बोलते हैं इसको, जय प्लस ये से बनता है ना, तो जय बोलेंगे इसको, लेकिन अपन गे बोलने लग गए हैं। क्षय एक संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। कै प्लस सै से मिलकर के बनता है क्षय, राइट। ओके, तो इसमें है ना तीसरा ऑप्शन होगा, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है। देखो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है, ये यहाँ पे अशुद्ध हो गया है, क्योंकि नहीं हो सकता है एक साथ उच्चारण स्थान, इसलिए उनके संयोग में है ना पूर्व वर्ण अल्पप्राण ही रहता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं रखा, रखा, है ना, अच्छा, पत्थर, इस कंडीशन से आप समझ सकते हो यहाँ पे। देखो कै खे, चे छे, टे थे, इनसे पहले आधा जो वर्ण है ना, आधा ही मिल रहा है ना सभी में। भाई वर्ग के दूसरे अक्षर से पहले सभी में आधा मिल रहा है ना, इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? बताइए। ऐ स्वर कौन से शब्द में नहीं है? ऐ का मतलब होता है दोस्तों, ये जो ऐ है ना, इसका मतलब होता है दो मात्रा, ठीक है। या तो ऐ ओनली आ जाए या फिर दो मात्रा आए, एक ही बात है। स्वर अकेला आएगा तो ऐ की मात्रा आएगी इस पे। तो वैदिक देखो इसमें दो मात्राएं है ना, तो इसमें तो है ऐ क्या, ये तो ऑलरेडी खुद ही आ गया यहाँ पे। पैतृक इसमें भी दो मात्राएं हैं। स्नेह है, इसमें नहीं है ना दो मात्रा, स्नेह इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऐ स्वर नहीं है, इसके अंदर कौन सा स्वर है? ए स्वर है। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? बताओ, पार्श्विक व्यंजन कौन से वाले में है? टे ऊ चे, देखो पार्श्विक कहेंगे लय को, लय एक पार्श्विक व्यंजन होता है, तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षय त्रय और जय, क्षय त्रय और जय, ये जय नहीं करेंगे, जय करेंगे दोस्तों, इसको जय करो, जय करो, क्योंकि ये जय प्लस ये से मिलकर के बनता है जय, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ये संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, तीनों के तीनों, ध्यान रखिएगा संयुक्त व्यंजन है। अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये मिलकर के बनता है कै प्लस मूर्धन्य श से, त्रय जो होता है ना, ये मिलकर के बनता है तय प्लस रै से, और ये जो कै है, ये मिलकर के बनता है जय प्लस य से, राइट। ऐसे याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। भाई अगर इनको भी हलंत करना चाहते हो ना आप, तो आगे ए लगा दो, सभी के प्लस करके ए लगा दो, अगर इनको भी आप हलंत करना चाहते हो, लास्ट वालों को भी। तो शय ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? बता दीजिए। शय जो ध्वनि है ना, इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है दोस्तों, दंत मूर्धा तालु दंत तालु, क्या उत्तर हो जाएगा? तालु, इचु यशानाम तालु, तालु हो जाएगा, ठीक है। चैवर का उच्चारण स्थान भी तालु होता है ना, और इस सह का उच्चारण स्थान भी तालु होता है, राइट। मूर्धा, मूर्धा ये वाला शय मूर्धा होता है, ये वाला शय दंत्य होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में जरा उत्तर बताइए, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? बताओ,
अंतस्थ वर्ण नहीं है। अब आपको अंतस्थ वर्णों का पता होना चाहिए। अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, ठीक है? य, व और रै। इसके अलावा एक ल भी होता है। ये 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, पै नहीं है। पै दोस्तों उपपदमान्यानाम ओष्ठ होता है इसका। ओष्ठ वर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा इसमें। एग्जाम में आपकी में छप सकता है आपकी बार। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है ना अपना, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? मात्रा। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर, ठीक है? मात्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में मूल स्वर है बता दो। मूल स्वर, अब आपको पता होना चाहिए मूल स्वर कितने होते हैं दोस्तों। मूल स्वर होते हैं 4, और वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। ये क्या है दोस्तों? ये मूल स्वर है। तो इसमें उ क्या है? मूल स्वर हो गया ना। बाकी ई, औ, ऐ ये दीर्घ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त भी बोल सकते हैं। किस क्रमांक को मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है बताइए। मूर्धन्य व्यंजन अभी कितनी बार तो मैंने तुम्हें बता दिया है। ऋतु रषणाम मूर्धा। टू टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? टे वर्ग की बात कर रहा है। तो इसमें है ना मूर्धा, ये श भी आता है इसमें। तो ऋतु टे वर्ग आ जाएगा पूरा का पूरा मूर्धन्य। अगला देखिए, बाकी यहाँ पे देखें तो ये कंठ है। ये कंठ है। ऋतु लक्षणाम दंत। ये कंठ है, ये दंत है। यह रह वही अंतस्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है ना, उनको क्या कहा जाता है बताओ। अभी देखा ना अपन ने दीर्घ स्वरों के बारे में मैंने आपको बताया। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है ना, उनको कहा जाता है गुरु स्वर। दीर्घ स्वर भी बोल सकते हो आप इनको, गुरु स्वर भी बोल सकते हो। बड़े वाले इनकी जो कुल संख्या होती है ना वो 7 होती है। आप कहेंगे सर कौन कौन से होते हैं बता दीजिए। ए तो मूल स्वर होता है। अब ए तो यहाँ पे आएगा नहीं, आ जाएगा। ई मूल स्वर होता है लेकिन बड़ा ई थोड़ी होता है, ठीक है? ऊ होता है लेकिन बड़ा ऊ थोड़ी होता है। ए, आई, ओ और औ, ये टोटल जो है ना 7, ये क्या होते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको गुरु भी कहा जाता है, 2 मात्रा वाले स्वर भी कहा जाता है, ठीक है? एक मात्रा से ज्यादा का समय जिनमें लगता है ना, उनको आप दीर्घ स्वर कह सकते हो, ठीक है? द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हो। कई नाम है इनके, कई सारे नाम है। गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, 2 मात्रा वाले स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है बता दीजिए। पार्श्विक वर्ण के बारे में मैंने आपको ऊपर भी पूछा। देखो जिन वर्णों के उच्चारण में जो ध्वनि होती है ना, पार्श्व से उसका आगमन होता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ले बोलो ले, जीभ के दोनों तरफ से बीच में से ध्वनि निकलेगी बाहर। क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ले हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। ये देख सकते हो स्पर्शी व्यंजन ये वाले होते हैं। संघर्षी श और है। पूछा जाता है अलग से कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये वाले होते हैं संघर्षी श। स्पर्श संघर्षी पूछ रहा है ना, तो च छ ज झ, 4 तो संघर्षी होते हैं, 4 ही स्पर्श संघर्षी होते हैं। नासिक के व्यंजन 5 होते हैं, सभी वर्गों के अंतिम, पांचों वर्गों के लास्ट वाले पांचवा वर्ण। पार्श्विक लय हो गया। प्रकंपित जिसमें कंपन होता है ना, वाइब्रेशन, लय को रे को बोल के देखो तो वो रे हो गया। उत्सिप्त ध्वनियां डे और डे होती है, इनको याद कर लेना, छाप लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं देखो, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है बताइए। क्या होगा इसमें सही उत्तर? देखो तय, अल्प प्राण और दंत है। देखो अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। दंत आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। ऋतु लक्षणाम दंत मतलब तय वर्ग वाले। तो बताओ मेरे को, ये तय थे धन है। देखो तय तय वर्ग का पहला ही है ना, इसका मतलब अल्प प्राण भी है, क्योंकि अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा है। दंत भी है, तो ये तो हो गया, ये तो सही है। मैं को देखो, उपपदमान्य नाम ओष्ठो। ओष्ठ जो होता है ना, ओष्ठ, ओष्ठ है पै वर्ग जो होता है ना, पै वर्ग, उपपदमान्य नाम ओष्ठौ, पै वर्ग। तो पै वर्ग में आता है क्या? मैं, पै फै बै बै मैं आता है सर, बिल्कुल। और सैगोस, सैगोस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पै, पै फै बै भै मैं, ये तो पांचवा है ना, इसका मतलब ये भी सही है। ओष्ठ भी है इसका और ये भी सैगोस भी है, दोनों है ना। चय देख लीजिए, इचु यशानाम तालु, तालव्य भी है। और चय महाप्राण कौन कौन से होते हैं? वर्गों का दूसरा और चौथा। तो चै छह जय झ। तो भैया यहाँ पर है ना, ये महाप्राण नहीं है, ये क्या है? अल्पप्राण है। ख महाप्राण भी है और कंठे भी, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब आप, यहाँ पे देख सकते हो उनको। ये वर्ग है तालव्य, उच्चारण स्थान तालु होता है। अघोष और अल्प प्राण,
च है ना, दोनों है, और एगोस महाप्राण छह है। जय को हम देखें तो सैगोस अल्पप्राण होता है, और छह को हम देखें ना, सैगोस महाप्राण होता है, और नासिक के यह होता है। ये पूरी इस लाइन की निचोड़ है। अगला प्रश्न देख लीजिए अब आप, क्या होगा? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बता दीजिए। हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं ना दोस्तों, कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी बताओ। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो भैया यहाँ पर है ना, हिंदी में जो ध्वनियाँ होती है ना, वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन-कौन सी? एक तो होता है स्वर, और एक होता है क्या? व्यंजन, ठीक है ना? स्वर और व्यंजन होते हैं, आप जानते ही हैं। व्यंजन आपके 33 हो जाएँगे जो स्पर्श के साथ में, और 11 आपके क्या हो जाएँगे? स्वर हो जाएँगे। टोटल 44 आते हैं ये। तो 11 तो स्वर हो जाएँगे और बाकी व्यंजन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना हुआ क्या कहलाता है? अलग-अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ, मैंने आपसे पूछा था ना, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है दोस्तों संकर शब्द। संकर शब्द कहा जाता है, ठीक है? हाँ, जैसे रेलगाड़ी वगैरह आ रही है, कई सारे एग्ज़ाम्पल दिए थे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल दिया गया हो। जैसे आग, आग तद्भव है। खीर तद्भव शब्द है। देशज के बारे में आप कहोगे सर देशज किसे कहते हैं? देखो ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं ना, जैसे थैला, लोटा, टांग, ये सारे देशज हैं। विदेशज जो शब्द होते हैं ना, अन्य देश की भाषा से आए हुए जो शब्द होते हैं ना, हिंदी में हम काम में ले रहे हैं, वो कहलाते हैं। इन विदेशी भाषाओं से मुख्यतः जैसे अरबी भाषा हो गई, फारसी हो गई, तुर्की हो गई, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये मोस्ट है इनके अंदर। जैसे अदालत, ऑफिसर, ये वाले शब्द, ठीक है? संकर शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, 2 भाषाओं से रेल जो है ना, रेलगाड़ी, यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी के 2 शब्द हैं, जैसे उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी, ये हिंदी का है, ये फारसी का है। ऐसे करके 2 भाषाओं के हो गए। अगला देखिए, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण वर्णों में शामिल नहीं है। बताओ कंठ से बोले जाने वाले वर्णों में कौन शामिल नहीं है? च है, घ और ख। अकु है, विसर्जनीयनम कंठ है। मतलब क वर्ग जो है ना, वो कंठ से बोला जाता है, ठीक है? क वर्ग के पांचों वर्ण, इनमें कौन सा नहीं है? ये पहला, ये तो तालव्य है, तालु से बोला जाने वाला है, तो पहला ऑप्शन ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? यस। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, बाकी इन सब का कंठ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, वो ध्वनि कहलाती है, और वर्ण भी कहा जाता है सबसे छोटी इकाई को। वर्ण किसे कहते हैं बता दीजिए? वर्ण किसे कहते हैं? मैंने बता ही दिया आपको। चलो ख़ैर कोई बात नहीं है। किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को नहीं कहेंगे, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को भी नहीं कहेंगे। हम बिल्कुल स्वर और व्यंजनों को नहीं कह सकते हैं, ध्वनियों को कहेंगे। किसी भाषा की लघुत्तम सार्वत्रिक ध्वनियाँ जो होती हैं ना, उनको हम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का। जिन स्वरों के उच्चारण में मुँह जो होता है ना, सबसे कम खुलता है, उसे क्या कहते हैं बता दीजिए? जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारा मुख होता है, वो सबसे कम खुलता है, उसे क्या कहते हैं? संवृत कहते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? हाँ, समृद्ध स्वर कहते हैं उनको। आगे बात करेंगे अभी समृद्ध और अर्धसमृद्ध स्वरों की। अगला प्रश्न देखिए, ओम को किस तरह का स्वर कहा गया है या फिर कहा जाता है? ओम जो होता है ना, देखो एक तो होते हैं एक मात्रिक स्वर, एक होते हैं द्विमात्रिक, पढ़ा होगा ना आपने, और एक होते हैं प्लुत, ठीक है ना? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्लुत। प्लुत ना 2 मात्राओं से ज़्यादा का समय लगे, मतलब 3 मात्रा, त्रिमात्रिक भी बोल सकते हो इसको आप। त्रिमात्रिक, जैसे मैं कह दूँ राम, ये क्या है? त्रिमात्रिक स्वर है, यानी कि प्लुत स्वर है, समझ गए? तो ओम भी एक प्लुत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से के साथ री की मात्रा जोड़ने पर बनता है, बताइए? अगर आप से के साथ में री की मात्रा जोड़ देंगे भैया, तो क्या बनने वाला है? जल्दी से उत्तर बताइए। दोस्तों क्या बनेगा? देखो है ना? और श के साथ में अगर हम री की मात्रा जोड़ रहे हैं ना दोस्तों, तो क्या बनने वाला है? अब आप में से कई दोस्त जो है ना वो ये वाला कर रहे हैं, कई है ना ये वाला कर रहे हैं। अब आप बड़ी कन्फ्यूज़ है ना दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ये वाला होगा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ अभी, कैसे होगा ये वाला ही है इसका तो राइट आंसर क्वेश्चन का तो। अगर आप स के साथ में री को जोड़ेंगे तो बनेगा स्र, और वो भी हलंत। फिर आप कहोगे सर ये किससे बनता है? तो भैया देखिए ये बनता है सु प्लस रे से, ठीक है? यस, अगर मैं कह दूँ श प्लस रे प्लस ई, क्या बनेगा? अब जो है ना दोस्तों, अब बनेगा श्री, ठीक है?
तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। व्याकरणिक दृष्टि से हम देखते हैं ना तो गलत ही लगता है वैसे कि सर ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ख़ैर कोई नहीं है, जो भी आपको ऐसी कंडीशन ना मिले तो आप ये भी करके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है बता दीजिए? हिंदी जो वर्णमाला है ना इसमें मूल स्वरों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे। 6 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 3 होती है। कितनी होती है? भैया कितनी होती है? 4 होती है। मूल स्वरों के बारे में अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो ए होता है, ई होता है, ऊ होता है, री होता है। ये सभी क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। आपसे कह दें कि दीर्घ स्वर कौन से हैं? अभी-अभी हमने देखा था ना, 7 जो होते हैं ना वो दीर्घ ही तो होते हैं। भाई इसका बड़ा रूप आ हो गया, इसका बड़ा रूप ई हो गया, इसका बड़ा रूप ऊ हो गया। ठीक है? बट इसका बड़ा नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे। फिर आएगा ए, ऐ, ओ, औ। ओ औ ये वाले होते हैं। संयुक्त स्वर के बारे में आप जानते हैं, बात कर ही ली अपन ने। प्लुत स्वरों के बारे में भी हमने देख लिया। चलो देखते हैं, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है बताइए? अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण होते हैं ना, उनकी संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में अलग से उत्तर बता दो आप। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या गाइस कितनी होती है? देखो, एक तो होते हैं स्वर, कितने? 11। अयोग वाह ध्वनियां होती हैं। अयोग वाह ध्वनियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी? एम और ए है, ये अयोगवाद ध्वनियाँ होती हैं। व्यंजन जो होते हैं ना दोस्तों, व्यंजन होते हैं 33। इसके अलावा जो संयुक्त अक्षर होते हैं ना, संयुक्ताक्षर, ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसके अलावा जो द्विगुण व्यंजन होते हैं ना, उत्क्षिप्त जिनको बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त ये होते हैं 2। काउंट करो, 2 और 33, 35 हो गए और 4 39, 39 और ये कितने हो गए? 50, 50 और 2 52, ठीक है ना भाई? 52 कुल संख्या होती है इनकी। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की ओर से भटक गए हैं अपन। क्या उत्तर होने वाला है इसके अंदर? पहला ऑप्शन होने वाला है अघोष व्यंजन, ये वाला है। अघोष के बारे में बताया मैंने तुम्हें, वर्गों का पहला और दूसरा होता है। तो तय और थ, पहला और दूसरा है ना तय वर्ग का, हो गया ना? देखो तय थे दे दे न पांचवा है, नहीं होगा ना अघोष। च छ जय तीसरा है ना? और ये है वह नहीं आते ना, अंतस नहीं आते, स्पर्श आते हैं, श। अगला देखते हैं, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन वो नए स्वरों का विकास हुआ है बताइए? 2 नए स्वर थे वो, है ना? तो किन कौन से वाले थे वो 2 नए स्वर जिनका विकास हुआ? वो थे ए, आई और औ, ठीक है ना? 8 कौन-कौन से थे? ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए और ओ, ये टोटल 8 थे। फिर प्लस कर दो आई और औ। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 32 नंबर का। नासिक के ध्वनियों के उच्चारण में बताइए हव्वा। नासिक के ध्वनियों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, मुख और नाक दोनों से निकलती है, केवल मुख से निकलती है, केवल मुख से निर्बाध निकलती है? क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन, मुख और नाक दोनों से निकलती है, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है बता दीजिए? धनतोष ध्वनि कौन सी है? लाइक का बटन भी आपका इंतजार कर रहा है कि भाई आप प्यारे प्यारे दोस्तों सभी लाइक का बटन जरूर दबाओगे। आपके जो भी दोस्त हैं उनको आप जरूर ले आओगे। क्या उत्तर होगा दोस्तों इसके अंदर? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो भैया दंतोष्ठ ध्वनि है वह, वैकारस्य दंतोष्ठम। अगर फै की बात करें तो देखो फै और फै जो होते हैं ना, ये ऐसे करके फै लिखा जाता है ना, यूं करके, तो अलग अलग होते हैं। इन वर्णों को ध्यान से देखना चाहिए। तो फै ओष्ठ होती है, उपपद्मान्यानम ओष्ठौ, ठीक है ना? य और ल अंतस्थ होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुनासिकता गुण क्या है? अनुनासिकता गुण है स्वरों का, व्यंजनों का, पदों का या शब्दों का? तो बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसके अंदर? राइट आंसर जल्दी से कर दीजिए। अनुनासिकता किसका गुण होता है दोस्तों? ये होता है स्वरों का। स्वरों का ही तो होता है ना अनुनासिकता। जैसे देख लीजिए ए, इसके ऊपर ये अनुनासिक बनाओगे। आ अनुनासिक बना दीजिए, ई अनुनासिक बना दीजिए, है ना? ऊ अनुनासिक बना दीजिए, ऊ अनुनासिक बना दीजिए, ऐसे होते हैं ना अनुनासिक। चलो, तो ये हो गया पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कै व्यंजन है बताइए? कै जो व्यंजन है ना, सैगोस है, एगोस है, महाप्राण है या नासिक्य है? तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अघोष है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना भैया? यस। अगला देखते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बता दिया है। अब एगोस वर्गों का पहला और दूसरा होता है, तो ये क्या है ना, पहला ही तो है, ठीक है? महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, तो महाप्राण कहाँ से हो गया? नासिक्य होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों से स्पर्श करती है बता दो? बोल कर देख लो, कै चे तै पे, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो।
किससे दांतों को स्पर्श कर रही है तुम्हारी जो जीभ है ना वो? क्या होगा राइट आंसर? कैसे नहीं कर रही है, जैसे भी नहीं कर रही है, तैसे कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर। तो दंते जो वर्ण होते हैं ना, वो नासिक क्या होते हैं? सॉरी, दंत्य वर्ण है यहाँ पे, ये तय जो है ना दंत्य वर्ण हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? बताइए। अल्प प्राण है, मैंने आपको बताया, एक तो होता है महाप्राण और एक होता है दोस्तों अल्प प्राण। ठीक है ना? अल्प प्राण सम संख्या जो होती है ना, वो तो अल्प प्राण हो गए। बच गई कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा, वो हो सॉरी यार, महाप्राण के अंदर सम संख्या वाले आ जाएंगे और दूसरा और चौथा बच गए कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है? तो चलो, क्या आंसर हो जाएगा इसमें? तीसरा ऑप्शन, कै और लय। ओके, अल्प प्राण ध्वनि पहला ही तो है ना, ये पैफ है, दूसरा है टैट है, दूसरा है कैक है, दूसरा है, यहीं पे हो जाएगा राइट आंसर तो अपना। पहला तो ये एक ही है, अल्प प्राण का पता होना चाहिए, बात खत्म यहाँ पे हो जाती है। ठीक है? अल्प प्राण और महाप्राण को याद करने की एक और ट्रिक बताता हूँ। देखो, कै है, कै, खे, गै, घै और ngै। ठीक है ना? ये कै वर्ग है। इसको इंग्लिश में लिखो के, इसको लिखो के एच, इसको लिखो जी, इसको लिखो जी एच। ऐसे ही तो लिखेंगे ना, इसको एन लिख दीजिए। ठीक है? अब देखो ज्यादा जोर किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, यही तो है ना? तो ये महाप्राण मतलब जिनमें प्राण वायु ज्यादा लग रही है, खे गै। बाकी तो सिंपल है, एक एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये अल्प प्राण हो गए, पहला, तीसरा, पांचवा। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? बताइए। वो कौन सा क्रम है जिसके अंदर ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो भैया यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शय, शय और शय। है ना? ये है ना, ये अंतस्थ है दोस्तों, अंतस्थ में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है भी होता है उसमें, वैसे चार होते हैं, शय, शय और है। ये शय तालव्य है, ये शय दंत्य है और ये शय मूर्धन्य है। नेक्स्ट प्रश्न, नासिक के व्यंजन की संख्या बता दीजिए आप। 38 में क्या उत्तर होगा? नासिक के जो व्यंजन है ना, उसकी संख्या 4, 3, 5, 2 कितने हैं भाई? तो नासिक के व्यंजन की संख्या दोस्तों यहाँ पे आएगी 5 होती हैं। पांचों वर्गों के अंतिम जो वर्ण होते हैं ना, वही तो होते हैं ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेदों की बात कर रहा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर है ना, अपना जो आंसर होगा ना, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के जो भेद होते हैं, दो होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और घोष। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन है अपना 40 नंबर का, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? बताइए। भाई देखो, बात ये है, अगर आप ये पूरे प्रश्न कर लेते हैं ना इस वर्णमाला वाले चैप्टर के, 62 क्वेश्चन है टोटल, तो आपको वर्णमाला वाले चैप्टर की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? बिल्कुल, बस याद कर लो बस इनको। इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन शब्द होता है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे कै, मैं, लै, कमल हो गया। तो ये क्या बना? वर्णों का समूह हो गया ना, वर्ण हो गए 1, 2, 3, अब इनका समूह बनाओ, क्या बनेगा? कमल। कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है ना कमल का, चाहे वो क्यों फूल ही हो। अगला देखते हैं, संयुक्त वर्णों को छोड़ करके हिंदी में मूल वर्णों की संख्या बता दीजिए आप। संयुक्त वर्णों को छोड़ दो चार को, उसके अलावा मूल वर्णों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो भैया क्या होते हैं? देखो, 44 होती है। आप कहोगे सर कैसे होती है, जरा समझाइए। देखिए दोस्तों, स्वर जो होते हैं ना, कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है सर। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, कैसे लेकर के मैं तक, कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं ना ये। तो 5 वर्गों के अंदर हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है? 25 और 11 कितने हुए? बताइए। और जोड़ लो पहले एक बारी। संयुक्ताक्षर की बात करें, संयुक्ताक्षर को छोड़ने की बात कर रहा है, छोड़ दीजिए उनको। उसके अलावा 2 उत्क्षिप्त होते हैं। वैसे तो टोटल 52 के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये कितने हो गए? भाई 25 हो गए, 26 और 36 तो ये हो गए। 36 के बाद में अगर हम कर लेते हैं 4 तो ऊष्म और 4 अंतस्थ। अंतस्थ कितने हो गए? 44 हो गए कि नहीं हो गए बताओ? भाई 8 और जोड़ दो 36 में, 44 हो गए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्सिप ध्वनि का प्रयोग हुआ है, बताइए। उत्सिप ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? अभी उत्सिप ध्वनि के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, किसे कहते हैं? दो होती है ना उत्सिप ध्वनि, डे और ढे। अब तो बता दो सही क्या होगा? किसमें आ रहा है डे और डे? पढ़ाई में आ रहा है ना, यही तो हो गया, उत्सिप ध्वनि का प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वरों और व्यंजनों के बीच का जो उच्चारण होता है ना, उसे क्या कहते हैं? बताइए। सरल उच्चारण, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, क्या होगा इसमें? तो गाइस देखिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा? अंतस्थ कहते हैं उसको, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है ना?
अंतस्थ क्या क्या होते हैं? ये और वह होते हैं, रे होते हैं और लय होते हैं। देखो इनका भी अलग अलग रूप होता है। ये और वह जो होते हैं ना, ये तो कहलाते हैं अर्धस्वर। याद रखना, ये तो कहलाते हैं अर्धस्वर। रे जो होता है ना, ये कहलाता है लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण भी कहा जाता है इसको। और जो लय होता है ना, अभी मैंने आपसे पूछा था, पार्श्विक भी कहलाता है ये। इनका याद रखना, चार बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे से ही क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो आपको आगत वर्ण के बारे में पूछ सकता है। जो वर्णमाला है ना, उसमें आगत वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो जय और फै, इस तरह से लगे हुए होते हैं ना, वो आगत वर्ण होते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछ ले स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श कौन से होते हैं भाई? छः 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 कै वाले सारे होते हैं, 25 स्पर्शी, है ना। और इसके अलावा स्पर्श ओनली पूछ लेना, स्पर्श व्यंजन, तो आपको क्या बताना है? चय वर्ग बता देना है स्पर्श व्यंजन में। अभी बताया था मैंने तुम्हें। उसमें पूछ ले तो उसमें में क्या बताओगे? से, शय, शय और है। इसके अलावा आपको अंतस्थ पूछ ले तो अंतस्थ में क्या बताओगे? अंतस्थ में बता देंगे सर यरलेव है। देखो क्रम हिंदी में यरलेव होता है, यवरल संस्कृत में होता है, ध्यान रखना। संयुक्त अक्षर पूछ ले तो संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? छ, त्रे, जय और श्रय, ये वाले होते हैं। अगर आपको पूछ ले अनुनासिक, अनुनासिक क्या बताओगे? ङ, ये, अण, न, मैं, ये तो होते हैं ना पांचों सभी वर्गों के अंतिम। चलो अगला देखिए अब आप। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? जल्दी से अपने नीचे वाले होठ को पकड़ लो भाई, कहीं कटफट ना जाए। किसी का भी काटा जा सकता है, हाँ? चलो, खैर कोई नहीं, जोक से पार्ट। क्या आंसर होगा? पहला चौथे नंबर 44 नंबर के क्वेश्चन में बै हो जाएगा। देखो बै नहीं बोल सकते आप, नीचे वाले होठ को एक बार पकड़ो, है ना? ऊपर वाले होठ से टच मत होने देना और बै बोल के बताओ मेरे को। जोर से बोलो, तुम्हारे घर वाले भी सुनने चाहिए, है ना? बोलो बै। बै नहीं, नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि दोस्तों बै का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है ना, इसलिए इसलिए नहीं बोला जाएगा। होठों से उच्चारण स्थान ही ओठ होता है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, बताइए? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं ना, उनको कहते हैं दोस्तों दंत्य वर्ण। ठीक है भाई, दंत्य। आप आपसे कह सकता है कि बताइए दंतोष्ठ वर्ण कौन सा होता है? वह होता है। आपसे कह दे कि बताओ सर कंठोष्ठ कौन सा होता है? क्या बताओगे? ओ और औ होता है कंठोष्ठ। ठीक है ना? चलो, तो इसमें दंत है, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। दंत वर्ण तय थे दे न होते हैं ना। अगला प्रश्न देखिए अब आप। स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है, बताइए। स्वर रहित रे का प्रयोग कहाँ हुआ है? ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में और शत्रु में। किसमें हुआ है स्वर रहित रे? भाई रे की बात करें, स्वर रहित का मतलब समझ रहे हो, जिसमें स्वर नहीं है। ठीक। तो ट्रक, पुनर्निर्माण, इसमें हुआ है। देखो ऊपर वाला जो होता है ना, उसमें ये आधा ही होता है री। हमेशा याद रखना, ऊपर जो री लग रे लग गया ना, वो आधा ही है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। नीचे जो लगता है ना, वो पूरा होता है। जैसे म्रा लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे ये रे पूरा है, आ की मात्रा लगी हुई है, मैं आधा है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे धर्म है, कर्म है, अर्थ है, इन सब के अंदर क्या है? ये आधा ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? बताइए गलत बात कौन सी है? है, बै, च और ख, इनके बारे में दे रखा है। देखिए दै सैगोश, महाप्राण और दंत है। सैगोस, सैगोस कौन कौन से वर्ण होते हैं भैया? सैगोस के बारे में मैंने आपको बताया कि वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे। तो देखो कै कै ख घ, तो कै ख घ हो गया ना, तीसरा हो गया, ये तो है सैगोस। तो महाप्राण, महाप्राण वर्गों का पहला, सॉरी दूसरा और चौथा होते हैं ना महाप्राण। तो देखो चौथा है ना कै वर्ग का, तो ये भी हो गया। और दंत, सॉरी 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 सॉरी, थ थ ध, ध देख रहे हैं अपन, कै वर्ग का ध है ये, घ नहीं है भैया, ध है। थोड़ा देखने में दिक्कत हो गई, तो द है ये। ठीक है ना, तो दंत्य भी हो गया ये, चौथा तो है ही ये, बाकी दंत्य भी हो गया इसका। बै देखो, पै मतलब सैगोस कौन कौन से होते हैं? तीसरे, चौथे, पांचवे। तो पै फै बै, तीसरा ये तो है। बै का क्या उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है क्या? सर नहीं होता है। अकुह विसर्जन नाम कै वर्ग का होता है। तो कै ख ग घ, बै का थोड़ी होता है। तो बै का नहीं होता है, इसका मतलब राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। और आगे देखने की भले हमें जरूरत ही ना हो। चलिए अगला देखते हैं। 48 में देखिए, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, बताइए। द्वित्व का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का मतलब दो व्यंजन आधे आधे होने चाहिए लगातार, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं सज्जन। ठीक है, ठीक। तो इसमें देखो सच्चा, कुत्ता, ये तय जो होता है ना, ऐसे लग करके आता है तय,
इसका मतलब ये तय ऐसे है, ऐसे करके तय है ये तय आधा है एक इसमें। वल्गा और बग्गा, देखो यहाँ पे समान आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी समान आ रहा है, यहाँ पर भी समान आ रहा है, वल्गा के अंदर नहीं है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्षय वर्ण किसका व्यंजन है? बताइए, क्षय जो वर्ण है किसका व्यंजन है? दोस्तों मैंने आपको बताया कै प्लस से मिलकर के बनता है क्या? क्षय। ये संयुक्त व्यंजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, यह रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है? बताइए, यह रे ले वे कौन से वर्ग के व्यंजन होते हैं दोस्तों? अंतस्थ वर्ग के व्यंजन होते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है सर, अगला प्रश्न बता दीजिए, इनमें से कौन सा वर्ण उत्सिप्त व्यंजन है? बताइए, उत्सिप्त व्यंजन कौन सा वर्ण है इनमें से? ये डे रे ले, क्या होगा इसमें? उत्सिप्त के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, उत्सिप्त वर्ण या डे और ढे, तो इसमें होगा ये वाला ऑप्शन बी राइट आंसर। चलो सर अगला देख लेते हैं अब, इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए, सही कथन कौन सा है इनमें से? जल्दी कर दो। ओके सर ठीक है। तो देखो, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं होता क्या? कैसे नहीं होता? स्वर तो मात्रा ही होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उच्चारण की दृष्टि से ऊ और ऊ ओष्ठ्य माने जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है भाई। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं? नहीं दोस्तों, समस्त स्वर महाप्राण नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था, समस्त स्वर तो अल्पप्राण होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है? नहीं दोस्तों, विसर्ग की गणना मैंने आपको बताया था है की तरह की जाती है। जैसे रा में है ना? तो अको है विसर्जन नाम कंठ है, कंठ होता है विसर्ग का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोगवाह किसे कहा जाता है? बताइए, अयोगवाह ध्वनियां अभी थोड़ी देर पहले लिख करके बताया था मैंने तुम्हें, है ना? जैसे ये हो गई अयोगवाह ध्वनियां होगी ना, मतलब विसर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह ध्वनि होती है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? बता दीजिए, हिंदी जो वर्णमाला है अपने, इसमें स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कैसे होते हैं सर? कै वर्ग, जो भी 5 वर्ग होते हैं ना, उनके हर हर वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण होते हैं, 25 होते हैं, ऐसे करके टोटल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैसे मैं तक, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? प्रश्न 2 बार आ चुका है। 4 होते हैं ना हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर, ए, ई, ऊ और री, ये होते हैं। ठीक है ना? मूल को लघु भी बोल सकते हो, ऋस्व स्वर भी बोल सकते हो, एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर का, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? बताइए, संयुक्त स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? ए, आई, ओ और औ। ठीक है ना? ये संयुक्त होते हैं। देखो कैसे होते हैं। आप कहोगे सर कैसे संयुक्त हो गए ये? समझ में नहीं आया हमारे को, तो समझा दो थोड़ा सा। देखो भैया, हम समझा देते हैं आपको, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ए प्लस ई से बनता है ए। आई किससे बनता है? ए प्लस ए से। संधि में सारे काम आते हैं ये। ओ बनता है ए प्लस ऊ से। ठीक है? और औ बनता है आपका ए प्लस ओ से। औ बनता है, वृद्धि संधि में काम आता है ना भैया। ठीक है ना? ये हो गया। ऐसे ये क्या हो गए? चार हो गए। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, क्या आंसर होगा इसमें? देखो, ओ और औ भी सवर्ण स्वर हैं। सही नहीं है। ओ और औ कहाँ सवर्ण स्वर हो गए? देखो, ओ जो होता है ना, ओ तो मिलकर के बनता है दोस्तों ए प्लस ऊ से, अभी हमने देखा ना। और जो औ होता है ना, औ, ये किससे मिलकर के बनता है? ए प्लस बड़े ऊ से मिलकर के बनता है। कहाँ सवर्ण नहीं हुए ना ये तो। भाई ऊ छोटा और बड़ा हो गया यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है? बाकी सारे सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बता दीजिए। 58 नंबर के प्रश्न में आपसे उत्तर पूछा जा रहा है भाई। च वर्ग को स्पर्श संगर से भी कहा जाता है। कै वर्ग है तथा ए आ कंठ्य वर्ण माने जाते हैं। डै ढै को उच्चिप्त व्यंजन कहते हैं। समस्त स्वर अघोष। तो गाइस यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना? ये गलत है। समस्त स्वर जो होते हैं ना, अघोष होते हैं। समस्त स्वर तो दोस्तों सघोष या घोष होते हैं। ठीक है ना? ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में आ स्वर को माना जाता है। बताइए, 62 क्वेश्चन है टोटल वर्णमाला के यहाँ पे। तो हिंदी में आ स्वर को क्या माना जाता है दोस्तों? आ स्वर को विवृत माना जाता है। ठीक है? प्रयोग की दिशा में विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुला रहता है ना, वो विवृत कहलाते हैं। ठीक है? तो आ को बोलो, आ बोलोगे ना तो मुंह है ना अपना खुला ही रह जाएगा। अर्ध स्वर बताइए, अर्ध स्वर कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले अर्ध स्वर की बताया था मैंने आपको। अर्ध स्वर मैं है, स है, ख है या य है। तो गाइज इसमें क्या होगा? यह क्या है? अर्ध स्वर है। यह और वह अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, अंतस्थ वर्णों का हमने किया था डिवाइडेशन उस टाइम में। चलो आगे देखते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर का, नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं बता दो। नाद के आधार पर पीटीईटी 2020 में आया था। 2 वर्ग कौन-कौन से होते हैं नाद के आधार पर? एगोस और सैगोस। घोष कह दीजिए, सैगोस कह दीजिए, एक ही बात होती है। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? भाई अगर आप कहें सैगोस घोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है ना, और जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता, बात खत्म। आगे देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा हो जाता है, क्या कहलाते हैं? रिवीजन भी करेंगे अपन अभी, तो शायद आप रिवीजन के लिए तैयार ही हो, क्योंकि अभी तो टाइम बच रहा है अपने पास में। और सॉरी 62 नहीं है, 63 क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ आप तैयारी करना शुरू कर दो, अब एग्ज़ाम पास में आ गया है तुम्हारा। चलो देखो, पहले इनको एक बार 63 को कर लेते हैं, फिर इनको वापस से हम रिवाइज़ भी करेंगे अभी। देखिए दोस्तों, वो कहलाते हैं समृद्ध। बी ऑप्शन हो जाएगा। समृद्ध वर्ण ई, ई बोल करके देख लो आप। ऊ, बिल्कुल धीरे बोलना, मुँह बंद सा हो जाएगा। कोई पूछेगा भी नहीं आपसे क्या बोल रहे हो। ई, ऊ, री, बिना होंठ वोठ हलाए बोल सकते हैं इनको। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है? बढ़िया। तो दोस्तों ये थे, एक प्रश्न और आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? अंतिम प्रश्न और देख लिए, 63 क्वेश्चन है। तालु से होता है बताइए। तो तालु से जो होता है ना, वो है श। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इचु जिशा नाम तालु। ये वाला श मूर्धन्य होता है, ये दंत्य होता है। ठीक है ना? यस। कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्लास ऊपर से ही गई है। तो भाई जिनके भी ऊपर से गई है ना क्लास को एक बार रिवाइज ज़रूर करना है आपको। इसीलिए रिवीजन ज़रूरी होता है, एक बार दोबारा से सबको देखना है। ये पूरे प्रश्न थे आप